भारत में राज्य सूर्य अध्ययनमाला एमई इतिहास में पेपर नंबर 2 में, जो कि वैकल्पिक है। इसकी 3rd यूनिट मुगल राज्य का प्रशासनिक संस्थाएं, राजस्व का सिद्धांत, केंद्रीय प्रशासन, मुगल प्रशासनिक वर्ग, कुलीनता, इनकी संरचना, संगठन, मुगल कुलीनता एवं राजनीति, राजस्व व्यवस्था और मनसबदारी व्यवस्था। 3rd यूनिट का पहला क्वेश्चन, मुगलों की शासन व्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मुगल शासन के प्रारूप का वर्णन कीजिए। मुगलों में सल्तनत काल से चली आ रही शासन व्यवस्था को नहीं अपनाया। मुगलों ने शासन व्यवस्था समय अनुसार सुधार के अतिरिक्त वही रही जो कि सूर्यवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी ने स्थापित की थी। शेरशाह की स्थापना पर आधारित होने के कारण ही मुगल शासन व्यवस्था निम्नलिखित व्यवस्थाएं थीं। पहली आती है मुगल कालीन शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय एवं विदेशी तत्वों का मिश्रण था। मुगल साम्राज्य का स्वरूप देख सकते हैं हम। राजस्व की देवी सिद्धांत पर आधारित शासन व्यवस्था थी। शासन में सेना की प्रमुखता थी। स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश राजतंत्र पर आधारित शासन था। देवभूमि पर व्यवस्था थी। उद्योग धंधों को संरक्षण दिया गया था। न्याय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का अभाव एवं धार्मिक सहिष्णुता। पहली आती है मुगलकालीन शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता में भारत एवं विदेशी मिश्रण तत्वों का मिश्रण था। मुगलों का मुख्य प्रदेश मध्य एशिया था, अतः मुगल राज व्यवस्था का आधार फारस एवं अरब की राज संस्थाएं थीं और भारत में परिस्थितियों के अनुसार इसमें अनेक परिवर्तन किए गए थे। मुगल साम्राज्य का स्वरूप, मुगलों के शासन का आधार सैनिक था। राजकीय अधिकारी को सैनिक कार्य करना पड़ता था। वह मनसबदार होता था। मनसब के अनुसार उसका पद होता था। राजनीतिक एवं धार्मिक दृष्टि से सम्राट राज्य का प्रधान एवं सर्वोपरि शक्ति होती थी। इसके संबंध में खलीफा से नहीं होते थे। इसके संबंध यह धार्मिक नीति स्वयं निर्धारित करता था। मुगल बादशाह दूसरे धर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता था। राजस्व के देवी सिद्धांत पर आधारित शासन। दिल्ली के सुल्तानों की भांति मुगल बादशाह भी राजस्व के देवी सिद्धांत में विश्वास करता था। शासन में सेना की प्रमुखता। मुगल शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता सेना की विशेष व्यवस्था थी। मुगलों ने अपनी सेना की रणकुशलता के बल पर ही भारत में अपना राज स्थापित किया था, अतः मुगल शासक ने सेना की ओर विशेष ध्यान दिया था। सभी कर्मचारियों को सेना में भर्ती करके मनसबदार बनाया जाता था। आवश्यकता पड़ने पर सभी कर्मचारियों को युद्ध में भेजा जा सकता था। मनसब के अनुसार ही कर्मचारियों का वेतन एवं पद निश्चित किया था। स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश राजतंत्र पर आधारित शासन। मुगल प्रशासन स्वेच्छाचारी निरंकुश राजतंत्र पर आधारित था। सम्राट राज का सर्वोपरि होता था। उसी के नियंत्रण एवं आदेश अनुसार संपूर्ण भारत चलता था। यद्यपि मुगल शासक निरंकुश थे, परंतु उनकी निरंकुशता प्रबुद्ध थी। वे अपेक्षाकृत अपनी प्रजा के हित के लिए चिंतित रहते थे और इस बात का प्रयास करते थे कि निरंकुशता का प्रयोग प्रजा के हित एवं कल्याण के लिए हो। मुगल साम्राज्य में बादशाह ही राज्य का प्रधान सेनापति था, प्रमुख संचालक एवं न्याय का प्रमुख स्रोत था। देशी भूमि पर व्यवस्था। मुगलों की भूमि कर व्यवस्था देशी थी। मुगल सम्राटों ने हिंदू काल में प्रचलित भूमि व्यवस्था को ही अपनाया था। भूमि कर के लिए अधिकतर हिंदू कर्मचारी की नियुक्ति की जाती थी। औरंगजेब जिसे कट्टर शासक को भी इस पद का भार संभालने के लिए बाध्य होकर हिंदू पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ी। हिंदू कर्मचारियों की नियुक्ति करते थे। हिंदू काल में प्रचलित भू व्यवस्था को ही अपनाया गया था। औरंगजेब द्वारा भी कट्टर शासक होने के बाद भी हिंदू शासकों की इसने नियुक्ति की थी। उद्योग धंधों को संरक्षण। मुगल काल में सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा बुनने का था। मुगल काल में कपड़ों का विशाल कारखाना बनाया था। इसमें जुलाहे नियुक्त किए गए थे। बादशाह को शाही वस्त्रों की पूर्ति इन कारखानों से ही करनी पड़ती थी। इसके अलावा कोई कारखाने नहीं थे।
न्याय व्यवस्था, मुगलों ने प्रशासन को हर क्षेत्र में सुधारा, परंतु राज्य में शांति एवं न्याय की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। ग्रामीण जन इनके न्याय से वंचित रहते थे, जिन्हें अपनी पंचायतों पर ही न्याय के लिए निर्भर रहना पड़ता था, जो न केवल ग्रामवासियों का वरन यात्रियों का भी न्याय करती थी। सामाजिक व्यवस्था का अभाव। मुगल काल में सामाजिक व्यवस्था की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। समाज की उन्नति की ओर तनिक भी ध्यान नहीं था। राज्य में शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। सामाजिक कुरीतियों की ओर राज्य का ध्यान कम था। राज्य में उत्तराधिकारियों के नियम का अभाव था। सम्राट की मृत्यु के बाद हमेशा उत्तराधिकारी का युद्ध अनिवार्य रूप से होता था, जिससे देश को काफ़ी हानि उठानी पड़ती थी। धार्मिक सहिष्णुता। केवल औरंगजेब ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसने धार्मिक असहिष्णुता की नीति को अपनाया था। शेष मुगल शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया, जिसमें अकबर महान की धार्मिक सहिष्णुता सबसे बढ़कर थी। फिर आते हैं मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था पर एक विस्तृत लेख लिखिए। मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था का वर्णन करते हुए उनके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। मनसब अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद। मुगल काल में बड़े बड़े पद मनसबदारी के अनुसार दिए जाते थे। ये मनसबदार कहलाते थे। दरबार में उनके पद वेतन स्थान के द्वारा उनकी मनसब का पता लगता था। यह प्रथा ईरान से ली गई थी। अकबर ने इस प्रथा को वैज्ञानिक ढंग से शुरू किया था। पहला आता है मनसबदार। इस प्रकार मनसबदार वे व्यक्ति होते थे जो राज्य की सैनिक एवं अन्य प्रकार की सेवाएं करते थे। अकबर के समय मनसब में 33 श्रेणियां होती थीं। सबसे नीचे का मनसब 10 का, सबसे ऊंचा मनसब 12,000 का होता था। 4,000 के ऊपर के मनसब राजकुमारों को प्रदान किए जाते थे। 7,000 की मनसबदारी कुछ व्यक्तियों को उनकी सेवाओं के अनुसार प्रदान की जाती थी। प्रत्येक मनसबदार उतने सैनिक रखता था जितना कि वह मनसबदार होता था। उनकी नियुक्ति स्वयं सम्राट करता था और यह पद वंशानुगत नहीं था। फिर आते हैं जात और सवार। जात एवं सवार में अंतर में विद्वानों के मत अलग अलग हैं। मनसबदार का पद व्यक्तिगत था, इसमें सवार जोड़ दिए जाते थे और यह प्रथा अकबर ने 1603 में अपनाई थी। बिना सवार का पद प्राप्त किए जात पद मिल सकता था, परंतु जात के बिना सवार नहीं। मतलब सवार बिना सवार पद के जात पद मिल जाएगा, लेकिन जात के बिना सवार पद नहीं मिलता था। निश्चित सेना रखना अनिवार्य था। मनसबदार को निश्चित सेना रखना अनिवार्य करना पड़ता था। उसके वेतन के अनुसार अपनी सेना रखनी पड़ती थी, परंतु यह जरूरी नहीं था कि वह अपने पद के बराबर ही सैनिक रखे। नगद वेतन व्यवस्था। मनसबदारों को नगद वेतन देने की व्यवस्था रखी गई थी। अकबर ने जागीरदार प्रथा को समाप्त कर दिया था और मनसबदारों को 12 माह की जगह 8 माह का वेतन दिया जाता था। सम्राट के अधिकार। सम्राट को मनसबदार की नियुक्ति का अधिकार था, साथ ही वह उसे पद से हटा सकता था। वह उनको पैरों तले रौंद सकता था और प्रसन्न होने पर उनका दर्जा ऊंचा कर सकता था। जब्ती प्रथा का प्रचलन। मुगल सम्राट ने जब्ती प्रथा को अपनाया था, जिसके द्वारा मनसबदार की संपत्ति उसके पुत्र को और उसके संबंधियों को दी जा सकती थी। फिर आते हैं मनसबदार के प्रथा के गुण क्या थे। इसके द्वारा जमींदार एवं जागीरदारों का किसान पर अत्याचार कम हो गया था। अकबर इस प्रथा के द्वारा सैन्य व्यवस्था में सुधार लाना चाहता था। यह प्रथा पहले से भी अच्छी थी, हालांकि यह विशाल सेना के संगठन के लिए उसे काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ती थी। अकबर ने नगद वेतन देकर पुरानी जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। मनसबदार प्रथा के प्रति वफादार होते थे, सम्राट के प्रति वफादार थे। मनसबदार विश्वासघात कम करते थे, क्योंकि ऐसा करने पर वे पकड़े जाते थे। मनसबदारी प्रथा के दोष भी थे। दोष में क्या आता है, इस प्रथा में निम्न प्रकार के दोष थे। प्रत्येक मनसबदार की सैनिक शिक्षा का ढंग अच्छा था, यह अलग था। सैनिक शिक्षा है अलग दी जाती थी। सेना में राष्ट्रीय एकता का अभाव था, वह मनसबदारी का सबसे बड़ा दोष था। मनसबदारी
में मनसबदारों में सम्राट के प्रति राजभक्ति भी कम होती थी, क्योंकि मनसबदार अपनी इच्छा अनुसार सेना में भर्ती करता था। मनसबदारों की नैतिक पतन हुआ था। उनको जितनी सेना रखनी होती थी वे उतनी नहीं रखते थे। जब राज्य निश्चित संख्या में घोड़े मंगाते थे तो उस समय भर्ती करके पूरा करते थे, जिसके कारण युद्ध में गड़बड़ी होती थी। मनसबदारी प्रथा विभिन्न जातियों का मिश्रण थी। अकबर की सेना में राजपूत, अफगान, मुगल, ईरानी, अजवेग आदि सभी थे। युद्ध के समय सब सेना एक साथ चलती थी तो मनसबदार सेनापति का साथ नहीं देता था। फिर आती है मुगल राज्य की प्रशासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। मुगलकालीन केंद्रीय शासन एवं प्रांतीय शासन के स्वरूप की विवेचना कीजिए। मुगलकालीन केंद्रीय शासन का स्वरूप। मुगल शासन में सम्राट सर्वोसर्वा होता था। सम्राट के अधीन मुख्य अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जैसे कि दीवान और खाने समा, मीर बख्शी, काजी उल कुजात, सदरे सदर, मुहताशिब, दरोगाए तोपखाना, दरोगाए डाक चौकी, जिसमें टकसाल का दरोगा, मुस्तौफी, नजीरे बुनियाद, मुंसिफ, मीर वहरी, वकानवीश, मीर अर्ज और मीर वर्क आते थे। केंद्रीय शासन में सबसे पहले आता था दीवान। यह वजीर भी कहलाता था। इसका कार्य राजकीय आय को प्राप्त करना, उसका हिसाब रखना था। बादशाह के बाद वजीर का ही पद सर्वोच्च माना जाता था। यह बादशाह की अनुपस्थिति में राज्य का सारा प्रबंध करता था। फिर आता है खाने समा। यह राजकीय अंतः पूर्व दरबार का प्रधान अधिकारी था। इसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। पूरे समाज को बना के रखता था, दरबार के, है ना, दरबार का प्रधान अधिकारी था। फिर आता है मीर बख्शी। यह सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। यह सेना की व्यय का हिसाब रखता था और मनसबदारों को वेतन इत्यादि देता था। मीर बख्शी वेतन देता था। काजी उल कुजात, यह न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। फिर आता है सदर सदर। यह धार्मिक संस्थानों का जो सहायता राज्य की ओर से दी जाती थी उसका हिसाब किताब रखता था। यह निर्धनों एवं अनाथों के लिए दिए जाने वाले धन का भी हिसाब रखता था। धार्मिक संस्थानों को सहायता देता था, हिसाब किताब करता था, निर्धन अनाथों को भी धन देता था। फिर आते हैं मुहताशिब। यह जनता के चरित्रीय कार्यों पर नियंत्रण रखता था। दरोगाए तोपखाना, यह तोपखाने का अध्यक्ष था। दरोगाए डाक चौकी, यह डाक विभाग का अध्यक्ष था। उपयुक्त अधिकारियों के अतिरिक्त भी कुछ अधिकारी थे, जैसे आते हैं टकसाल का दरोगा। यह मुद्राओं का जो मुद्राएं हैं उनको ढलवाता था। मुस्तौफी, यह हिसाब की जांच करता था। नजरिए बुनियाद, यह सरकार कारखानों का दरोगा था। मुंशिफ, यह भूमि कर का विभाग था, मतलब मुंशिफ भूमि कर देखता था। मीर वहरी, यह जल सेना का अध्यक्ष था। वाक्यनवीश, यह घटनाओं का लिपिबद्ध करता था घटनाओं को। मीर अर्ज, यह जनता की प्रार्थना पत्र बादशाह के सामने प्रस्तुत करता था। और मीर अर्ज के बाद आता है मीर वर्ज, यह वन के विभाग का अध्यक्ष था। वासी वन, वासी वर्ज। देखो कौन कौन से आते हैं। पहले आता है वजीर या दीवान। सम्राट के बाद दूसरा स्थान खाने समा, दरबार का प्रधान अधिकारी। दीवान मतलब मीर बख्शी, यह सेना का सर्वोच्च अधिकारी और वेतन देता था। काजल को जात, न्याय व्यवस्था का प्रधान। सदर, यह निर्धनों को धन देता था, उनका हिसाब किताब रखता था, धार्मिक हिसाब किताब रखता था। मुताशिफ, यह चरित्र देखता था, कैसे तुम्हारी भैया मूर्ति बनी हुई है अपने चरित्र के, तो चरित्र कार्यों पर नियंत्रण रखता था। दरोगाए तोपखाना, तोपखाने का प्रमुख। दरोगाए डाक चौकी है डाक विभाग का अध्यक्ष। अन्य भी थी, जैसे कि टकसाल का दरोगा मुद्राओं का अध्यक्ष डलवाता था।
मुस्तौफी मुफ्त में नहीं देता था, पूरी जांच हिसाब करके देता था। नजरिए बुनियाद, यह सरकार कारखाने का दरोगा था। मुंशिफ, यह भूमि कर देखता था। मीर बहरी, बहरी बहा के ना ले जाए कोई, तो जल विभाग जो जल सेना है उसका अध्यक्ष था। वाक्य नवीश, यह घटनाओं को लिपिबद्ध करता था। मीर अर्ज, तो यह जो अर्जियां हैं, प्रार्थना पत्र हैं, बादशाह को प्रस्तुत करता था। मीर वर्ज वन का अध्यक्ष होता था। उपयुक्त सभी अधिकारी बादशाह के प्रति उत्तरदायी होते थे। ये तभी तक अपने पद पर रह सकते थे जब तक बादशाह का इन पर विश्वास हो। बादशाह का सर्वोच्च पद होता था। इनको कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त थे। बादशाह झरोखे पर खड़ा होकर प्रजा को दर्शन देता था। जब बादशाह यात्रा के लिए चलता था तो नगाड़े बजाए जाते थे। जब वह दरबार में आता था तो दमदमा बजता था। बादशाह के अतिरिक्त अन्य कोई भी अधिकारी किसी को खिताब नहीं दे सकता था। हाथियों का युद्ध केवल बादशाह के सामने ही होता था। फिर आता है मुगल प्रांतीय शासन का स्वरूप। साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था जिन्हें सूबा कहते थे। अकबर के समय सारे साम्राज्य के 15 सूबे थे। सूबे के अधिकारी को सूबेदार, सिपहसालार एवं नाजिम या साहिब सूबा कहते थे। तो पहले आते हैं कौन? सूबा। सूबा को साम्राज्य मतलब साम्राज्य को 15 सूबों में बांटा गया था। सूबे के अधिकारी होते थे सूबेदार, सिपहसालार, नाजिम और साहिब सूबा कहलाते थे। सूबेदार अपने प्रांतों की सेना का प्रधान सेनापति था। सूबेदार की नियुक्ति बादशाह द्वारा होती थी। सूबेदार का काम प्रांत में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, शाही आज्ञाओं का पालन करवाना, राजकरों के उगाने में सहायता देना, और यह सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और अपीलें सुनता था। सूबेदार के बाद अन्य महत्वपूर्ण पद में दीवान आता है। इसकी नियुक्ति भी सम्राट द्वारा होती थी। वह सिपहसालार के काम की देखरेख करता था। वास्तव में सूबेदार एवं दीवान परस्पर ईर्ष्या रखते थे, एक दूसरे की कड़ी निगरानी रखते थे। राज के आय व्यय का भार दीवान पर होता था। यह प्रांत पर कर लगाता था और उसे उगाने वालों की नियुक्ति करता था। सदर की नियुक्ति भी सम्राट करता था। पहले आते हैं सूबेदार, सूबेदार के बाद आते हैं दीवान, दीवान के बाद आते हैं सदर। सदर की नियुक्ति सम्राट करते थे। वह सूबेदार और दीवान के प्रभाव से मुक्त होता था। वह विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति होता था और इच्छानुसार भूमि दान करता था, भूमि और दान करता था। काजी और मीर अदल इसके अधीन होते थे। काजी और मीर अदल किसके? सदर के। अमिल एक कर संग्रह करता था। अमिल क्या करता था? मिलो और कर दो। तो अमिल कर का संग्रह करता था, पर उसे अनेक कार्य करने पड़ते थे। वह कृषि भूमि की देखरेख करता था। ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाता था। वह कारकुनों, मुकदमों एवं पटवारियों के कागजात एवं हिसाबों की देखरेख करता था और भाव का समाचार भी देता था। बख्शी अनेक कानूनों के कार्यों का निरीक्षण करता था। बख्शी किसी को बख्शता नहीं था। यह कृषकों एवं सरकारों के मध्य किए गए ठेकों का विवरण रखता था। यह वार्षिक आय का हिसाब दरबार को भेजता था। फिर आते हैं पोतदार। इनका कार्य कृषकों के राजस्व वसूल करना था। कृषकों से राजकोष में उसको सुरक्षित रखना था। यह रसीद देता था और भूलों से बचने के लिए रजिस्टर रखता था। यह दीवान की अनुमति से धन देता था। पोतदार। फिर आते हैं कोतवाल। जो पुलिस कर्मचारी है वो था। यह नगरों में शांति सुरक्षा की व्यवस्था रखता था। वाक्यानवीश प्रांतों के सभी समाचारों को सम्राट के पास भेजता था। मुगलों का प्रांतीय प्रशासन उत्तम था। प्रतिबंध एवं अंकुशों के कारण सूबेदारों पर नियंत्रण रहता था। अकबर के प्रांतीय शासन के विषय में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि प्रांतीय शासन में सूबेदारों की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए पूरा प्रयत्न किया गया था, परंतु अधिक दूरी एवं आवागमन के अच्छे साधन न होने के कारण, युद्ध की अधिकता के कारण सूबेदारों को पूर्ण रूप से वश में रखने और प्रांतीय सरकार का यथेष्ट नियंत्रण रखने में सफलता नहीं मिलती थी। घूसखोरी का बाजार गर्म था, जिससे अत्याचारों का प्रतिकार नहीं हो पाता था और बहुधा न्याय का गला घोटा जाता था। अकबर के उत्तराधिकारियों के समय से प्रांतीय
शासकों पर नियंत्रण धीरे धीरे से कम होता चला गया। पीटर मुंडी ने सूबेदारों को अति निर्दयी एवं अत्याचारी बताया है। वर्नियर ने लिखा है कि प्रांतीय शासक बड़े अत्याचारी हो गए थे और उनके विरुद्ध प्रजा फरियाद भी नहीं कर सकती थी। सेना का संगठन। मुगल सेना के 4 अंग थे। पहले आते हैं घुड़सवार, पैदल, तोपखाना और नौसेना। हाथी एवं ऊँटों के दस्ते भी होते थे। घुड़सवार की सेना का विशेष महत्व था। अकबर ने मनसबदारी प्रथा चालू की थी। सबसे छोटा मनसब 10 का होता था और सबसे बड़ा मनसब 10 हजारी होता था। घोड़ों एवं पैदलों की सेना मनसबदारों के अधीन थी। मनसबदारों को राज्य से वेतन मिलता था। मनसबदारों की 3 श्रेणियां होती थी। प्रत्येक मनसबदार अपने सैनिकों एवं घोड़ों का निरीक्षण करवाते थे। घोड़ों को दागने की प्रथा थी। मनसबदारों के अधीन एक अन्य प्रकार के सैनिक अकबर के समय होते थे, जिन्हें दखली कहते थे। इसमें धनुषधारी, बंदूकधारी आदि शामिल होते थे। किसमें? दखली। ये क्या है? एक सैनिक हैं, एक अन्य प्रकार के मनसब के अधीन होते थे दखली। उनके अंतर्गत धनुषधारी, बंदूकधारी आदि भी शामिल थे। दूसरे अन्य प्रकार में सैनिक होते थे जो कि अहदी कहलाते हैं। यह सैनिक मनसबदारी के अधीन नहीं होते थे। अबुल फजल इनके विषय में लिखते हैं कि अनेक ऐसे भी वीर एवं योग्य पुरुष हैं जिन्हें सम्राट मनसब ही नहीं बल्कि दूसरों की अधीनता से मुक्त रखते हैं। ये सम्राट के निजी सेवक और सम्माननीय हैं। अकबर की सेना में बंदूक चलाने वालों की संख्या 12,000 थी और अबुल फजल लिखते हैं कि बंदूकें ऐसी बनती थीं कि वे सिर तक भर कर दागने से ही नहीं फटती थीं। वे प्रायः 2 गज की बनी होती थीं। गोलियां ऐसी होती थीं कि तलवार को भी काट देती थीं। पैदल सेना में तलवार चलाने वालों की संख्या 1 लाख थी और तोपें हाथियों पर लादी जाती थीं। सेना का अनुशासन देखने के लिए दाग महली नामक अधिकारी था जो कि दाग देता था उनको। शाही सेना 12 भागों में विभाजित थी। प्रत्येक सूर्यमास के दिन सम्राट का अभिवादन करने के लिए सैनिकों को खड़ा किया जाता था। उस दिन सम्राट अपने अनुग्रह के चिन्ह से सैनिकों को विभूषित करता था। मुगल सेना जब युद्ध के लिए चलती थी तो ऐसा ज्ञात होता था मानो कोई नगर का नगर एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल पड़ा हो। हजारों तंबू एवं खेमे गड़ जाते थे। नृतक, वादक एवं गायक तमाशा देखने वाले सेना के साथ साथ चलते थे। पुलिस प्रबंधन। नगरों में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए कोतवाल होते थे। गांव में चोर डाकुओं से जनता की रक्षा करने के लिए ग्राम सभाएं होती थीं। न्याय व्यवस्था। न्याय विभाग के प्रधान अधिकारी को काजी उल कुजात कहा जाता था। यह प्रांत में काजियों की नियुक्ति करता था। न्यायालय में 3 कर्मचारी होते थे, काजी, मुफ्ती एवं मीर अदल। काजी मुकदमे की जांच करता था, मुफ्ती मुस्लिम कानून का प्रतिपादन करता था और मीर अदल मुकदमे का फैसला करता था और लिखता था। अदल लिखता था, मुफ्ती कानून की प्रतिपादन करता था और काजी मुकदमे की जांच करता था। काजी अदालत में दीवानी एवं फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमे होते थे। ग्रामों में मुकदमे पंचायत तय करती थी। यह आशा की जाती थी कि काजी निष्पक्ष एवं ईमानदार हो, पर क्रियात्मक रूप से काजी इन गुणों से युक्त नहीं होते थे। मालगुजारी व्यवस्था। राज्य की आय का प्रधान स्रोत भूमि कर था। अकबर ने शेरशाह की भूमि व्यवस्था का भली भांति विकास किया था। भूमि व्यवस्था के सुधार का सबसे अधिक श्रेय टोडरमल को जाता है। लेनलूप लिखते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में इतना किसी भी व्यक्ति का नाम विख्यात नहीं हुआ जितना टोडरमल का हुआ है। 1580 में आईने दरशाला बंदोबस्त लागू किया गया, जिसके अनुसार जमीन को 4 भागों में विभाजित किया गया। पहली आती है पोजल,
परोती, छाछर एवं बंजर। पोजल भूमि जिससे जमीन पर प्रतिवर्ष खेती होती है। पुरोती परोती यह भूमि कभी कभी खाली छोड़ दी जाती है। छाछर यह 2 से 4 वर्षों तक खाली पड़ी रहती है। फिर आती है बंजर, यह भूमि अधिक समय तक खाली पड़ी रहती थी। उपयुक्त चारों श्रेणी की भूमि की औसत पैदावार पर लगान तय किया जाता था। लगान पैदावार का 1/3 भाग लिया जाता था। किसानों को अधिकार था कि वह चाहे नगद धन के रूप में लगान दे सकता है, चाहे अनाज के रूप में। गत 10 वर्षों की कीमत को ध्यान में रखते हुए नगद माल गुजारी तय की जाती थी। माल गुजारी अगले 10 वर्षों के लिए एक सी रहती थी। 10 वर्ष बीत जाने पर नया बंदोबस्त होता था। पहली जमीन को नापने के लिए सन की रस्सी का प्रयोग किया जाता था, जो कि मौसम के अनुसार घटती या बढ़ती जाती थी। अकबर के समय में जरीब का आविष्कार हुआ, जो 11 गज की होती थी। माल गुजारी वसूलने की दृष्टि से सूबों को अनेक सरकारों और फरगनों में विभाजित किया गया था। परगना अनेक ग्रामों में विभाजित था। सूबे, फिर परगने, परगने से गांव। लगान वसूल करने का कार्य मुकद्दम और पटवारी का होता था। खेतों की पैमाइश कारकुन करता था। कान खुजा खुजा के कारकुन करता था। प्रत्येक ग्राम की माल गुजारी तय करना कानूनगों का कार्य था और माल गुजारी पोतदार के पास जमा होती थी। माल गुजारी पोतदार के पास जाएगी, पैमाइश करेगा कारकुन, उस पर कर लगाएगा कानूनगो और उसकी वसूली करते थे पटवारी और मुकद्दम। सरकार के राज कर्मचारी को अमाल गुजार कहा जाता था। जो कि सरकार का राज कर्मचारी था उसे अमाल गुजार कहा जाता था। किसानों की भलाई का सदैव ध्यान रखा जाता था। दुर्भिक्ष पड़ने पर किसानों का लगान माफ कर दिया जाता था और राज्य की ओर से तकाबी दी जाती थी। सिंचाई के लिए नहर खोदी गई थी। सिंचाई कर भी लिया जाता था। इस प्रकार किसानों के साथ ईमानदारी का व्यवहार होता था। और स्मिथ महोदय लिखते हैं कि जैसा कि सिद्धांत में था वैसा व्यवहार न था। ब्रिटिश सरकार भी निगरानी बरतती थी और असफल रहती थी, और उस समय तो ऐसी निगरानी भी नहीं होती थी। मुद्रा एवं टकसाल। अर्थ विभाग मुद्रा का प्रबंध करता था। बाबर एवं हुमायूं ने तो प्रचलित मुद्रा प्रणाली को ही जारी रखा। शेरशाह ने इस प्रणाली में उन्नति की ओर 175 एवं 180 ग्रीन का रुपया एवं तांबे का सिक्का चलाया था। 1577 में अकबर ने मुद्राओं के सुधार किए थे। इसमें सोने, चांदी एवं तांबे के अनेक प्रकार के और अनेक तौलों के भिन्न भिन्न सिक्के निकाले थे। केवल सोने के सिक्कों को ही 25 भेद थे। चांदी का मुख्य सिक्का रुपए होता था, जो कि तौले का 172 ग्रीन का था। रुपया गोल एवं चौकोर दोनों प्रकार के थे। तांबे का मुख्य सिक्का दाम था, जिससे रुपया या फुलूस रुपया नहीं, रुपया चांदी का होता था। तांबे का पैसा या फुलूस होता था। 40 दाम का 1 रुपया होता था। 40 दाम के बराबर 1 रुपया। अकबर ने किसी भी सिक्के पर अपनी मूर्ति नहीं खुदवाई थी। जहांगीर एवं शाहजहां दोनों ने सिक्कों पर अपना नाम खुदवाया था। सिक्कों के लिए सोना, चांदी अधिकतर विदेशों से मंगवाया जाता था। राजपूताना मध्य प्रदेश पर्वतमाला में तांबे प्राप्त होते थे। फिर आते हैं मुगल की राजस्व व्यवस्था पर लेख लिखिए। मुगलों की राजस्व नीति पर प्रकाश डालिए। मुगलों की राजस्व नीति। भारत में प्राचीन समय से ही भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, अतः कृषि ही अर्थ का प्रमुख साधन थी। मुगल काल में भी राज्य की आय का प्रमुख साधन कृषि था। बाबर एवं हुमायूं ने सल्तनतकालीन माल गुजारी की प्रथा को जारी रखा। तत्कालीन सूर्य शासक शेरशाह सूरी ने प्राचीन माल गुजारी की प्रथा को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया। अकबर ने भी शेरशाह की माल गुजारी प्रथा को ही अपनाया। उसमें अनेक सुधार किए। अकबर ने जमीन को नापने के लिए रस्सी के स्थान पर बांस के टुकड़े का प्रयोग किया, जो लोहे के छर्रों
से जुड़ा रहता था। इसने जागीरदारी प्रथा को भी समाप्त किया था। मुगलकालीन भू राजस्व व्यवस्था को संगठित एवं सुव्यवस्थित करने का श्रेय अकबर को जाता है। इसने 1560 में इस कार्य का शुभारंभ किया था। 1590 तक चलता रहा। मुगलकालीन ढांचों एवं सिद्धांतों पर ही अंग्रेजों ने भी भू राजस्व का संगठन किया था। डॉक्टर स्मिथ ने लिखा है कि जो अकबर हैं, इसके भू राजस्व कर्मचारी भूमि संबंधी जिन आंकड़ों को एकत्रित कर खसरा तैयार करते थे, उसी तरह ब्रिटिश काल में भी किया जाता था। मोरलैंड ने भी लिखा है कि अकबर कालीन बंदोबस्त ब्रिटिश कालीन बंदोबस्त के समान थी। इस विद्वान के मत के आधार पर मुगलकालीन भू राजस्व व्यवस्था के महत्व को समझा जा सकता है। राजकीय भूमि में अकबर ने करोड़ी नामक अधिकारी नियुक्त किए थे, जिसका कार्य अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा को निश्चित करना था। लगान के विभिन्न साधनों का लेखा रखना था, प्रत्येक फसल का लेखा रखना था इत्यादि। करोड़ी की मदद हेतु कारकुन एवं पोद्दार अन्य पदाधिकारी होते थे। अकबर का सबसे महत्वपूर्ण सुधार दशसलाह प्रथा थी। दशसलाह का तात्पर्य है पहले 10 वर्षों के मूल्य का औसत निकालकर लगान को निश्चित करना। अकबर ने भूमि की उर्वरता के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा था। पूजल, जो कि उत्तम श्रेष्ठ भूमि थी, फिर निम्न श्रेष्ठ और पड़ौती। भले पूजल में 2 आती हैं, एक उत्तम श्रेणी और निम्न श्रेणी, फिर दूसरी आती है पड़ौती। इसमें भी उत्तम श्रेणी और निम्न श्रेणी, फिर चाचर और बंजर। भूमि का वर्गीकरण करने के उपरांत उत्तम एवं निम्न श्रेणी की पूजल एवं पड़ौती की औसत निकलती थी। चाचर एवं बंजर भूमि की उपज का औसत निकालते समय सिंचाई की व्यवस्था का ध्यान रखा जाता था। अकबर के समय में मालगुजारी की 3 व्यवस्थाएं प्रचलित थीं। पहला आता है गल्ला बख्शी, दूसरी नक्श और तीसरा आता है जस्ती। पहली में गल्ला बख्शी, इस प्रथा के अनुसार फसल का कुछ भाग सरकार ली जाती थी, मतलब गल्ला कुछ ली जाएगी सरकार। फिर आती है नस्ख। इस प्रथा में भूस्वामी एवं सरकार के बीच लगान का समझौता होता था, कितने समझौते में हो रहा है। फिर आती थी जस्ती। इस प्रथा में जिस प्रकार की फसल खेत में बोई जाती थी, उसी के अनुसार लगान का निश्चय किया जाता था। जिस प्रकार की फसल बोई जाएगी, उसी प्रकार के अनुसार लगान मिलेगी। इन तीनों प्रथाओं में से किसान किसी भी प्रथा को अपनाने के लिए स्वतंत्र था। यद्यपि अकबर द्वारा निश्चित की गई लगान बहुत कम न थी, किंतु किसान इसकी लगान व्यवस्था से संतुष्ट थे। लगान के निश्चित हो जाने से किसान और सरकार दोनों ही चिंता मुक्त हो जाते थे। इसके अतिरिक्त अकबर ने जजिया, जकात, तीर्थ यात्रा कर, वृक्ष कर, बाजार कर, गृह कर आदि अन्य करों को भी समाप्त कर दिया था। इसके साथ साथ अकाल एवं अन्य देवीय आपदाओं के समय किसानों के लगान में कमी कर दी जाती थी। गरीब किसानों को बीज, पशु एवं कृषि औजार खरीदने के लिए धन भी दिया जाता था। अकबर की राज व्यवस्था के विषय में मोरलैंड ने लिखा है कि यदि उस समय के स्तर का मूल्यांकन किया जाए तो अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से उसका शासन सराहनीय था, क्योंकि उसके कोष में सदैव वृद्धि होती गई और जब उसने पंचत्व प्राप्त किया तब वह संसार का सबसे समृद्धवान शासक था। किसानों की स्थिति अकबर के समय में है ना, अकबर के शासनकाल तक उसके द्वारा स्थापित व्यवस्था में ठीक ठाक काम होता रहा। जहांगीर के समय से इस प्रथा में धीरे धीरे से दोष आने प्रारंभ हो गए, जिसके फलस्वरूप उत्तरकालीन मुगल शासकों के काल में किसानों की दशा पुनः असंतोषजनक हो गई। किसान की भूमि के संबंध में दशा एवं संबंध के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं। यूरोपीय यात्री एक मत से कहते हैं कि सम्राट भूमि का स्वामी था। डॉक्टर इरफान हबीब का मत है कि भूमि का स्वामी ना तो किसान था और ना ही सम्राट थे। किसान ना तो भूमि को बेच सकता था और ना उससे अलग हो सकता था। किसान की भूमि संबंधी मोरोशी अधिकार प्राप्त होते हैं। किसान यदि भूमि छोड़कर अत्यंत
वक्त चला जाता तो सरकारी कर्मचारी उससे समझा बुझाकर वापस ले आते और फिर भी किसान को भागना एक साधारण घटना थी। डॉक्टर कुरैशी का विचार है कि किसानों मुगल काल में खुशहाल थे। उनका मत है कि किसानों की दरिद्रता का जो चित्र ब्रिटिश काल में दिखाई देता है उसका कारण ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसानों का शोषण तथा लूट है, किंतु इस मत को स्वीकार करना कठिन है। किसानों द्वारा भूमि छोड़कर भागना इसका परिणाम है। इस संदर्भ में औरंगजेब के काल में सतनामियों एवं जाटों का विरोध महत्वपूर्ण है। सनातनी एवं जाटों का किसके काल में? औरंगजेब के काल में। फिर आता है जजिया कर। जजिया का सामान्य सिद्धांत कुरान की एक आयत पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि जो लोग खुदा में विश्वास नहीं करते, खुदा एवं पैगंबर द्वारा वर्णित बातों को नहीं मानते, सत्य धर्म इस्लाम को स्वीकार नहीं करते, जो धर्म ग्रंथ रखते हैं उनमें उनसे अंतिम दिन तक जब तक कि वे अधीन होकर खुद जजिया ना दें लड़ो। जजिया बच्चों, वृद्ध, स्त्रियों से नहीं लिया जाता था। अंधे, अपंग, भिखारी एवं साधु सन्यासी भी इससे मुक्त थे। दिल्ली सल्तनत जजिया वसूल करता था। बाबर तथा हुमायूं के काल में दिल्ली सल्तनत से चला आ रहा जजिया कर लिया जाता था। प्रथम बार 1564 में अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था। जहांगीर और शाहजहां के काल में जजिया समाप्त रहा। औरंगजेब ने 1679 में जजिया पुनः लागू कर दिया और 34 वर्ष पश्चात 1713 में फर्रुख शेर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। 1717 में से पुनः लगा दिया गया और 1719 में फिर से हटा दिया गया। 1720 में मोहम्मद शाह ने समाप्त किया, किंतु इसके बाद इसे लागू करना उल्लेख में नहीं है। जजिया इतनी आय होती थी जिसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 1720 में जब मोहम्मद शाह ने इसे समाप्त किया था उस समय जजिया से 4 करोड़ रुपए वार्षिक आय थी। औरंगजेब द्वारा जजिया लगाने का क्या कारण थे? मनुची के अनुसार इसके 2 कारण थे। प्रथम, सैनिक अभियान के कारण राजकोष खाली होना। दूसरा, कर के भार से हिंदुओं को मुसलमान बनाना। जो हिंदू जजिया नहीं देते थे भय के कारण मुसलमान हो जाते थे। डॉक्टर जदुनाथ सरकार इसी आधार पर यह विचार व्यक्त करते हैं कि जजिया लगाने में औरंगजेब का अभिप्राय इस्लाम धर्म का प्रसारण करना था। डॉक्टर जहरुद्दीन फारूकी का मत है कि औरंगजेब ने बहुत से कर समाप्त कर दिए थे, जिससे जो वित्तीय हानि हुई थी उसे पूरा करने के लिए जजिया कर लगाया गया। इस तरह यह आर्थिक कर था, धार्मिक नहीं। डॉक्टर कुरैशी के अनुसार यह कर आर्थिक लाभ के लिए नहीं वरन औरंगजेब जजिया को एक राजनीतिक मानदंड, एक सिद्धांत तथा एक साम्राज्य को इस्लामी राज प्रदान करने का एक प्रतीक समझता था। वास्तव में औरंगजेब ने जजिया लगाने के पीछे आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक शक्तियों का सम्मिलित प्रयास किया है। उसे कट्टर रूढ़िवादी मुसलमानों से राजनीतिक कार्यों में सहायता प्राप्त होती थी और स्वयं उसे मानसिक शांति एवं संतोष मिलता था। मुद्रा एवं टकसाल व्यवस्था। बाबर एवं हुमायूं ने तो पुरानी मुद्रा प्रणाली को ही अपनाया। अकबर ने सोने, चांदी, तांबे की अनेक मुद्राएं चालू करवाईं, जिसमें ख्वाजा अबुल समद को दिल्ली का शाही टकसाल का अधिकारी बनाया था। ख्वाजा अबुल समद को जहांगीर एवं शाहजहां ने अकबर की मुद्रा प्रणाली को जारी रखा, किंतु इन्होंने सिक्कों पर अपना नाम खुदवाया था। औरंगजेब ने रुपये में 7/6% की वृद्धि की थी और इस मुद्रा प्रणाली मुगल सम्राट के पतन तक जारी रही। फिर आते हैं मुगल कालीन कुलीन वर्ग की संरचना, संगठन का वर्णन कीजिए। मुगल कालीन कुलीन वर्गीय संरचना पर प्रकाश डालिए। मुगल कालीन राज्य के कुलीन वर्ग, सामंत, अमीरों का इतिहास लेखन इतिहासकारों ने युद्ध एवं विजयों को केंद्र में रखकर किया है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार सामयिक मुस्लिम
इतिहासकारों ने दरबारी जीवन तथा युद्धों का बृहद वर्णन किया है, परंतु व्यक्ति विशेष के विषय में उन्होंने अधिक नहीं लिखा। अबुल फजल ने राजनीति के अतिरिक्त अन्य विषयों पर अवश्य प्रकाश डाला है। मुगल कालीन सामाजिक जीवन के विषय में 16वीं एवं 17वीं शताब्दी के अनेक यूरोपीय यात्रियों ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। पहले आते हैं मुगल कालीन कुलीन वर्गीय संरचना, उसका ढांचा। दो प्रकार के कुलीन वर्ग होंगे, एक मुस्लिम कुलीन वर्ग होंगे और दूसरे हिंदू समाज के कुलीन वर्ग होंगे। हिंदू समाज में ब्राह्मण सामंत आएंगे, क्षत्रिय सामंत आएंगे और वैश्य सामंत आएंगे, मतलब जो सामंत है वही हिंदू में सबसे थोड़े से कुलीन वर्ग में आते हैं। फिर मुस्लिम कुलीन वर्ग में आते हैं मुख्यतः 5। पहले बादशाह और उसका परिवार, दूसरा सामंत एवं अमीर और उलेमा काजी शेख, धनी व्यापारी और अन्य किसान मजदूर। मुगल वर्गीय संरचना। मुगल कालीन समाज मुख्यतः 2 भाग में बटा था। पहले आते हैं मुस्लिम समाज और दूसरा हिंदू समाज। मुगल समाज में सामंत वर्ग आता था पहले, मुस्लिम सामंत वर्ग में। इसमें मुगल कालीन मुस्लिम समाज शासक और गैर शासक वर्ग में विभाजित था। शासक वर्ग में बादशाह, शाही परिवार, अमीर, मनसबदार, जागीरदार और जमींदार थे। यह सभी उच्च वर्गों में आते थे। प्रशासन तंत्र पर इस वर्ग का प्रभाव होने के कारण इसको विशेषाधिकार और उनकी हैसियत एवं पद के अनुरूप होते थे। पहले आते हैं बादशाह। भारत में तैमूर वंशीय शासकों ने बादशाह के विरुद्ध धारण किया था। मुगल शासक स्वयं को पूर्ण स्वतंत्र एवं प्रभुसत्ता संपन्न मानते थे। मुगल बादशाह राजस्व को ईश्वर की देन मानते थे। अबुल फजल के अनुसार जो अकबर है वह ईश्वर का तेज था, वह राज्य एवं धर्म का प्रधान था। फिर आते हैं बादशाह में निहित शक्तियाँ। मुगल सम्राट की कार्यकारी, वैधायी एवं न्यायिक, सैनिक तथा धार्मिक शक्तियों का प्रधान होता था। इस्लाम धर्म के प्रमुख के रूप में उससे अमीरुख मोमिनी कहा जाता था। मुगल शासक निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी होते थे। उनकी शक्तियाँ एवं अधिकार असीमित थी। बादशाह से यह आशा की जाती थी कि वह शरा के अनुसार शासन करे और मुस्लिम हितों की रक्षा करे। सम्राट ने इस बात का ध्यान रखा, परंतु अकबर ने संकीर्ण घेरे को तोड़ दिया और उसने साम्राज्य के सभी प्रजाजनों का शासक बनकर शासन किया। फिर आते हैं बादशाह का राजत्व सिद्धांत। इसके राजत्व सिद्धांत का सार सुलह कुल की नीति है। शाहजहां एवं जहांगीर ने अकबर की नीतियों का पालन किया, परंतु वे अकबर द्वारा स्थापित ऊंचाइयों को छू नहीं सके। औरंगजेब स्वयं को सुन्नी मुसलमानों का शासक मानता था। मुगल सम्राट प्रशासन का प्रधान होने के कारण समस्त पदों पर नियुक्ति करते थे। सम्राट को प्रशासन में मदद करने के लिए मंत्री परिषद होती थी। मंत्रियों की नियुक्ति एवं पदच्युति बादशाह पर निर्भर करती थी। बादशाह के विशेषाधिकार। मुगल सम्राट ऐसे विशेषाधिकारों का प्रयोग करते थे जिन्हें अन्य कोई सम्राट की आज्ञा के बिना उपयोग नहीं कर सकता था। सिंहासन पर बैठना, झरोका दर्शन, तुलादान, उपाधि वितरण, मुद्रा, नगाड़ा, मुहर आदि इसके विशेषाधिकार थे और इन अधिकारों का प्रयोग अन्य अधिकारी भी नहीं कर सकते थे। सामंत वर्ग। मुगल कालीन समाज का स्वरूप सामंतवादी था। मुगल शासकों के अधीन अनेक मनसबदार और अमीर होते थे जो उच्च पदों पर सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते थे। इसमें विदेशी मुसलमान होते थे जो अरब, फारस, ईरानी मूल के थे। भारतीय मुसलमान भी उच्च पद पर नियुक्त किए जाते थे। जमींदार एवं जागीरदार इसी वर्ग में आते थे। सामंतों को विशेष अधिकार प्राप्त थे। मुगल कालीन अमीर सुशिक्षित एवं स्वामी भक्त साम्राज्य के शुभचिंतक होते थे। फिर आते हैं उलेमा वर्ग। मुगल कालीन समाज में उलेमा वर्ग के आदर एवं सम्मान प्राप्त था। उलेमा वर्ग को काजी उल कुजात, सदर उस सदर,
शेख उल इस्लाम, आदिल, मुहतशिब एवं मुफ्ती इसी वर्ग में आते थे। अकबर ने उलेमा वर्ग को महत्व नहीं दिया, परंतु इसकी मृत्यु के पश्चात इस वर्ग की स्थिति क्रमशः ठीक होती चली गई। इस वर्ग में इमाम, काजी एवं मौलवी होते थे, अतः इन वर्गों को अत्यंत महत्व प्राप्त था। धन संपन्न वर्ग। मुगल मुस्लिम समाज में ऐसे धन संपन्न लोगों की कमी नहीं थी जो शासक वर्ग में सम्मिलित नहीं थे, परंतु ये बड़े प्रभावशाली वर्ग में माने जाते थे और संपन्न व्यापारी इस वर्ग के होते थे। फिर आते हैं मध्यम वर्ग, सामंत, अमीर। इस वर्ग में निम्न श्रेणी के शासकीय कर्मचारी, शिल्पकार, दुकानदार, छोटे व्यापारी आदि आते थे। इनकी आय सीमित होती थी और आवश्यकताएं भी संतुलित थीं। मध्यम वर्ग। फिर आते हैं निम्न वर्ग में। निम्न वर्ग में शिल्प, कारीगर, श्रमजीवी, कृषक, सेवक, छोटे छोटे दुकानदार, गाड़ीवान, मसालची, सिपाही इत्यादि निम्न वर्ग में सम्मिलित थे। ये निर्धन दरिद्रता का जीवन व्यतीत करते थे। बहुत कम मुसलमान गांव में रहकर कृषि कार्य करते थे। इन्हें सैनिक जीवन अधिक पसंद था। कारीगर, मजदूरों एवं सिपाहियों को बहुत कम पारिश्रमिक मिलता था। मुस्लिम समाज का एक वर्ग गुलामों का था जो दासता का जीवन व्यतीत करता था। संतों, कलंदर एवं फकीरों का एक पथ प्रदर्शक वर्ग था जो नगरों के बाहर रहता था। इनका समाज में बहुत अधिक सम्मान एवं प्रभाव था। राजनीति में भी इस वर्ग के लोग हस्तक्षेप करते थे। फरीद, कलंदर और काफिर। भारतीय मुसलमानों के प्रति दृष्टि। भारतीय मुसलमानों को हीन दृष्टि से देखा जाता था। शिल्पकारी, दस्तकारी और छोटे छोटे धंधे इनके जीविका उपार्जन के प्रमुख साधन थे। इस प्रमुख मुसलमान समाज अनेक वर्गों एवं उपवर्गों में विभाजित था। पहले आते हैं, इसमें भी शाही परिवार था जो कि शाही परिवार के सदस्य या मंत्रिमंडल के थे। फिर सामंत और अमीर वर्ग, इसमें मनसबदार, प्रांतपति, प्रशासक, अमीर एवं सेना के उच्च अधिकारी आदि थे। मध्यम वर्ग में व्यापारी, राज कर्मचारी, मौलवी, काजी, शिक्षक थे। और निम्न वर्ग में शिल्पी, श्रमिक, कृषक, खेतीहर मजदूर, सेवक इत्यादि आते थे। मुसलमान समाज का धार्मिक विश्वास एवं रीति रिवाजों के कारण विभाजन। भारत के विदेशी एवं भारतीय मुसलमान अपने धार्मिक विश्वास एवं रीतियों के कारण सुन्नी, शिया और बोहरी आदि वर्गों में बटे हुए थे। सुन्नी मुसलमानों की संख्या अधिक थी। विदेशी मुसलमान अपने मूल स्थान के आधार पर तुर्की, ईरानी, अफगानी, अरबी, मंगोल आदि में विभाजित थे। धार्मिक आधार पर इन वर्गों में मतभेद रहते थे। मुसलमानों का हिंदुओं से वैमनस्य बना रहता था। हिंदू समाज के अमीर। हिंदू समाज का विभाजन। मुगल काल में हिंदू समाज अनेक जाति एवं उपजातियों में विभाजित था, परंतु इस काल में उनकी स्थिति में परिवर्तन आया। अब शासन के पद पर उनकी नियुक्ति होने लगी थी। अकबर के शासनकाल में अनेक हिंदुओं को मनसबदार के पद पर नियुक्त किया गया था। हिंदू समाज में जाति बंधन अधिक कठोर होते थे। चांडाल के स्पर्श मात्र से सवर्ण हिंदू अपवित्र हो जाता था। हिंदू समाज में अस्पृश्यता एवं दास प्रथा प्रचलित थी और जीविकोपार्जन के लिए ब्राह्मणों ने अल्प जातियों के व्यवसाय को भी अपना लिया था। राजपूतों द्वारा शाही सेना में प्रवेश। अनेक राजपूत शाही सेना में भर्ती हो गए थे और अपनी शूरता के दम पर उच्च सैनिक पद प्राप्त करने में सफल हुए थे। साधारणतः मुगल बादशाह राजपूत एवं ब्राह्मणों एवं कायस्थों को उच्च पद पर नियुक्त करते थे। कई जातियों को संरक्षण। मुगल काल में ज्योतिषियों, वैद्य, कवि एवं लेखकों, विद्वानों को बादशाह एवं अमीरों का संरक्षण का पद प्राप्त होता था। फलस्वरूप हिंदुओं में अनेक उपजातियों का निर्माण हुआ था। कायस्थों में कानूंगो एवं रायजादा, नागर ब्राह्मणों में मुंशी, कश्मीरी ब्राह्मणों में मुल्ला,
आगा आदि उपजातियों का विकास हुआ था। व्यापारी जातियों का स्तर। व्यापारिक जातियों का स्तर। वैश्य मुख्य रूप से व्यापार करते थे, शोषण के भय से अपना धन छिपा कर रखते थे, सरल एवं सादा जीवन व्यतीत करते थे। परंतु अनेक विदेशी यात्रियों ने व्यापारियों के भव्य भवन एवं विलासमय जीवन का भी उल्लेख किया है। हिंदुओं का पतन। इस युग में हिंदुओं का नैतिक एवं भौतिक पतन हुआ था। मुगल बादशाह एवं सामंतों के विलासमय जीवन का अनुकरण करने में हिंदू उच्च वर्ग के लोग गौरव का अनुभव करते थे। डॉक्टर आशीर्वादी लाल के शब्दों में संपूर्ण मध्य युग में हिंदू समाज प्रायः गतिहीन रहा। मुगल कालीन रहन सहन। मुगल काल में शासक वर्ग का रहन सहन सुविधा युक्त था। सम्राट और शाही परिवार के जीवन में वैभव की प्रधानता थी। मुगल सम्राट के महलों, सिंहासन, उत्सव, दरबार पर अनियंत्रित व्यय होता था। एनवी दुनिया के अनुसार भोग विलास से परिपूर्ण जीवन मुगल राज दरबार एवं मुगल युग के सम्मान के लिए आवश्यक वस्तु थी। सामंतों का ऐशो आराम, भोग विलास। सामंत वर्ग भी शान शौकत में रहता था। उन्हें ये सब शौक थे जिनका उपभोग बादशाह करता था। वैभव प्रदर्शन पर ये अधिक धन खर्च करते थे। अपने रहन सहन को सुख सुविधा युक्त एवं रौबदार बनाने के लिए अनेक दास दासियां रहते थे। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार कोई प्रतिष्ठित मनुष्य सड़क पर बिना नौकरों गुलामों के चलता ही नहीं था। सभी अमीर मद्यपान के शौकीन थे। मनोरंजन के सभी साधन जुटाने में भी सक्षम थे। इसके साथ 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट यूनिट होगी हमारी 4th, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।